हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो आज जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने लिखा भी है हाउ न्यू ड्रग डिस्कवर। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट क्यों किया, सबसे पहले ये बताती हूँ। एक्चुअली हमारे फार्मा में हम ड्रग पढ़ते हैं, ड्रग का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ड्रग का एक्शन पढ़ते हैं, लेकिन हम में से सब बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है कि एक्चुअली में ड्रग डिस्कवर कैसे होती है, या जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो आता कहाँ से है, राइट। उसका ओरिजिन क्या है, किस तरीके से हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई करके ड्रग जो है वो डिस्कवर करते हैं। ड्रग डिस्कवरी एक जर्नी है ड्रग मॉलिक्यूल की, एक रॉ फॉर्म से उसको एक फॉर्मुलेशन फॉर्म तक। अगर मैं ड्रग डेवलपमेंट की बात करूं तो ये कोई 2 दिन 3 दिन का काम नहीं होता है। एटलीस्ट मिनिमम इट टेक्स 10 to 15 ईयर्स, राइट। टाइम ड्यूरेशन, इतना टाइम लगता है एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर होने में। एंड एक्सपेंस कितना लगता है, विद एक्सपेंस ऑफ मतलब खर्चा $1 बिलियन। $1 बिलियन का कम से कम आप समझ सकते हैं कि खर्चा है, राइट। ड्रग डिस्कवरी को हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है, राइट। 5 फेजेस कौन कौन से हैं? एक साइकिल है ये, ड्रग डेवलपमेंट है ना। अब ड्रग डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है हमारा ड्रग डिस्कवरी। ठीक। दूसरा आता है फिर हमारा प्री क्लिनिकल स्टडीज। तीसरा आता है हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स। फोर्थ आता है हमारा FDA रिव्यू। एंड फिफ्थ आता है हमारा पोस्ट मार्केट सर्विलांस। सो इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक्स को कवर करूँगी, क्योंकि ये जो जितना भी ड्रग डेवलपमेंट स्टडीज़ है इट्स ए वेरी लॉन्ग टॉपिक। ओके, सो ये एक लेक्चर में आप बोल सकते हैं कवर नहीं हो सकता है। अभी मैं सिर्फ ये 2 फेजेस को समझाऊंगी, एंड देन जो बाकी फेजेस हमारे बचेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स, FDA रिव्यू और पोस्ट मार्केट सर्विलांस, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेन करूँगी। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है, कि फर्स्ट हमारा स्टेप होता है, दैट इज हमारा टारगेट डिस्कवरी का मतलब क्या है कि जिस डिजीज पे हमारी ड्रग काम करेगी उसी को हम बोलते हैं टारगेट। यानी कि जो भी हम ड्रग बनाएंगे एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। हमें कहीं अगर जाना है, किस डायरेक्शन से हमें निकलना है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, राइट। तभी तो हम उस डायरेक्शन में निकलेंगे कि साउथ में निकलेंगे, कि नॉर्थ में निकलेंगे, कि ईस्ट में निकलेंगे। भाई उसके लिए हमें एक टारगेट पता होना चाहिए, है ना। सेम उसी तरह हमारे ड्रग डिस्कवरी में सबसे पहला होता है टारगेट डिस्कवरी, कि हमें किस डिजीज़ पे काम करना है, डिजीज़ एनालिसिस क्या है हमारा, और किस मैकेनिज्म पे काम करवाना है। इसी को हम बोलते हैं टारगेट डिजीज। इसमें क्या क्या टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं हमारे, इसमें आता है हमारा एनालाइजिंग द डिजीज, एनालिसिस ऑफ डिजीज कि डिजीज का एनालिसिस करते हैं। इसमें फिर आता है व्हाट कॉज द डिजीज and what are the targets to treat them. मतलब कि सबसे पहले एनालिसिस करते हैं डिजीज का। एक एग्जांपल लेती हूँ, तो ट्यूबरक्लोसिस में हम सबसे पहले क्या एनालिसिस करेंगे कि हमारी जो डिजीज है वो है कैसी। वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, या अब बैक्टीरियल डिजीज़ है, राइट। ये एनालिसिस हो गया। व्हाट कॉज द डिजीज़ किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है डिजीज़, उसका रीज़न क्या है, उसको हम बोल रहे हैं व्हाट कॉज द डिजीज़। तो यहाँ पे जैसे ट्यूबरक्लोसिस का कॉज क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली नाम का बैक्टीरिया। तो ये हमने निकाले कि भाई एक्चुअली में ये जो डिजीज़ है इस माइक्रोब की वजह से हो रही है, तो हमें क्या करना है, इस माइक्रोब को किल करना है। तो ये हमारा हो गया टारगेट डिस्कवरी,
कि हमें ये पता चल गया कि हमें काम कहाँ करना है। इसी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ द डिजीज या टारगेट व्हाट कॉज द डिजीज, कि डिजीज किस तरीके से हो रही है, इसका हमें किस तरीके से काम करना है, राइट। एंड व्हाट आर द टारगेट्स टू ट्रीट देम, वही कि मतलब किस तरीके से अपने टारगेट, कैसे हम उस डिजीज को ट्रीट करेंगे, ये हुआ। तो हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल होगी, ये बैक्टीरियल सेल जो कि ट्यूबरक्लोसिस करे। तो हमारा टारगेट क्या हो गया, हमें टारगेट पता चल गया कि हमें किसको किल करना है, इस बैक्टीरियल सेल को। इसी को हम बोलते हैं टारगेट डिस्कवरी, राइट। अभी हमें पता चली डिजीज क्या है, अब हम डिस्कवर करेंगे कि किस ड्रग के थ्रू हम इस डिजीज को ट्रीट करेंगे। वहाँ आता है हमारा लीड आइडेंटिफिकेशन, ओके। इसके लिए हमारे पास देखा जाए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक जो सबसे अच्छा रास्ता होता है वो होता है नेचर। हमें नेचर ही सारी चीज़ों का आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन देती है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी डिस्कवरी होती हैं उन सब का जो अब प्रिकर्सर ड्रग हम बोलते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल हमें प्लांट या एनिमल या नेचुरल सोर्स से ही मिलता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो। टारगेट डिस्कवरी हमारा लीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा CADD और एक होता है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। CADD मैं बाद में समझाऊंगी, पहले मैं समझाती हूँ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब मैंने बताया कि नेचर से, तो नेचर से हमें या तो ये प्लांट से मिल सकते हैं, एनिमल से मिल सकते हैं, किसी फंगी से भी मिल सकते हैं, किसी बैक्टीरिया से भी मिल सकते हैं, राइट। सो कई सारे सोर्सेज है, मिनरल से भी मिल सकते हैं। नेचर सोर्स ऑफ ड्रग जो हमने पढ़ा था ना। प्लांट से कैसे, सपोज किसी को कैंसर है, ठीक है। अब कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे नेचर में एक प्लांट है जिसका नाम है रोजिया साइनेसिस, विनका, ठीक है, विनका रोजिया, जिसका नाम है विनका रोजिया। तो अब इस प्लांट के अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसका नाम है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, है ना। अब इस विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का क्या एंटी कैंसर एक्टिविटी है। तो अब ये जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कहाँ पाए जाते हैं, इस विनका रोजिया के फ्लावर में। वो जो सदाबहार के जो फूल होते हैं ना, उनमें जो फ्लावर होता है उसी में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन पाया जाता है जिसमें एंटी कैंसर एक्टिविटी है। तो अगर हमें किसी पेशेंट को ट्रीट करना हो तो हम इतने सारे फूलों को लेकर के आएंगे उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, नहीं। हम क्या देखते हैं कि भाई विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन कैसा होता है, इसकी एक्टिविटी है। अब इसको हम लैबोरेटरी में सिंथेसाइज करेंगे, क्योंकि हम उतना सारा अगर हम नेचर से लेते हैं तो हम नेचर के भी रिसोर्सेज को डिग्रेड कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करते, हम देख लेते हैं कि नेचर के किस पार्ट में नेचर हमें कौन सा मॉलिक्यूल दे रहा है, एंड देन उसको हम लैबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो वही सेम एग्जाम्पल है CADD का, कि हम CADD में क्या करते हैं कि जो हमारे पास मेन एंटिटी आती है उसमें हम चेंजेस करते हैं। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। यानी कि कंप्यूटर से हम क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि भाई उसका ये मॉलिक्यूल चेंज करेंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसमें ये क्लोरीन ग्रुप लगाएंगे तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसमें अगर हेलोजन रिमूव करेंगे तो अब उसकी एडवर्स इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, उसमें मिथाइल चेन लगाएंगे तो लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। मतलब हम कंप्यूटर से ही उसके डिज़ाइन, मॉलिक्यूल के डिज़ाइन को बना लेते हैं, एंड देन कंप्यूटर में ही देख लेते हैं कि भाई अगर ये मॉलिक्यूल जो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तो कितना इफेक्टिव होगा। और हम चेक कैसे करते हैं, एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी पे। जो ड्रग जितना ज़्यादा अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है उतना ही ज़्यादा अपना इफेक्टिव रिस्पॉन्स देती है। तो ये होता है हमारा CADD, और ये CADD भी हमारा किससे मिलता है, बायोमॉलिक्यूल से। बायोमॉलिक्यूल मतलब नेचर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसी से हमको जो नेचुरल जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एक्टिविटी आएगी, उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाती है लीड मतलब जो हमारा मेन मॉलिक्यूल है जिसकी एक्टिविटी आनी है, उसी को हम बोलते हैं लीड। सो इन बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू और कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग मॉलिक्यूल के थ्रू हम नया लीड डिस्कवर करते हैं, राइट। सो द लीड विल बी जनरेटेड बाय changes in biomolecules.
और CADD, लीड आइडेंटिफिकेशन। उसी में कुछ मिलता जुलता स्टेप है लीड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जो हमें मॉलिक्यूल मिला, जो हमें ड्रग मॉलिक्यूल मिला जिसकी एक्टिविटी है उसका ऑप्टिमाइजेशन करना है ना। जैसे कि उसमें हम क्या ग्रुप लगाएंगे तो उसकी सेफ्टी और उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी। पोटेंसी का मतलब है कि ड्रग के काम करने की कम डोज में ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना, उसी को हम बोलते हैं पोटेंट ड्रग, यानी कि डोज कम है और कम डोज में वो ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे रही है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंसी ऑफ ड्रग जो है वो काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर किसी ड्रग की डोज ज़्यादा है लेकिन वो कम इफेक्टिव है या बोल सकते कम रिस्पॉन्स दे रही है तो वो हमारी लेस पोटेंट है। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि ड्रग जो है उसका डोज कम हो, पोटेंसी ज़्यादा हो। तो पोटेंसी और सेफ्टी और एफिकेसी के लिए ही हम करते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन, कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल निकला द लीड ऑप्टिमाइजेशन involve synthesis and modification of lead compound to increase safety, efficacy and potency of drug and reducing maximum side effect। मतलब लीड ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमें मॉलिक्यूल मिला अब देखते हैं कि उसकी सेफ्टी वो कितना सेफ है, राइट, और उसमें हम क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो वो सेफ होगा, क्या चीज़ें रिमूव करेंगे तो उसका एडवर्स इफेक्ट हट जाएगा, और कितना हम उसमें एडिशन करेंगे तो उसकी पोटेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब हम उस मॉलिक्यूल में जो मेन मॉलिक्यूल में उसको छेड़छाड़ करके और उसको एक बेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अब हमारा आता है लास्ट स्टेप। अब ये जो मैंने 3 स्टेप बताए ये हमारे ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में ही आते हैं। जो मैंने भी बताया ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, उसमें हमारे 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा टारगेट डिस्कवरी, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट बताया टारगेट डिस्कवरी। दूसरा मैंने बताया लीड आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा मैंने बताया लीड ऑप्टिमाइजेशन। ये हमारे जो तीनों स्टेप थे ये ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में थे, यानी कि 3 चीज़ें हमारी होती है। अब आता है हमारा सेकेंड फेज जिसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले का एक स्टेप। ओके, तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते ह्यूमन बींग्स इसमें इन्वॉल्व? क्योंकि इसमें हमें डोज कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, कितनी ह्यूमन के लिए सेफ़ है, इसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। सो इस प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में हमेशा या तो ये इन विट्रो होती है या इन वीवो होती है, यानी कि इन वीवो भी होगी तो एनिमल्स की होगी, एनिमल्स के ऊपर होती है, राइट। इसमें ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व नहीं होते। क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई भी ड्रग प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को क्रॉस करके क्लिनिकल ट्रायल्स में जाती है उसमें ह्यूमन बींग यूज़ होते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में जैसे ही ड्रग हमारी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के फेज से क्रॉस करती है या लीड ऑप्टिमाइजेशन में जाती है तब आती है हमारे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में। ओके, सो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हमारी इट इज़ आइदर इन वीवो, इन विट्रो और एक्स वीवो भी बोलते हैं उसको। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी भी किसके? एनिमल्स की पे टेस्टिंग की जाती। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द ह्यूमन या आउटसाइड द सेल, यानी क्या बोल सकते हैं कि लैबोरेटरी में। इन विट्रो। एक्स वीवो का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गन ले लिया
उस ऑर्गन पे टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब पूरे बॉडी को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं, वो भी एनिमल्स का ऑर्गन लिया जाता है, उसका इंटेस्टाइन ले लिया, उसका लीवर ले लिया, उसका पैंक्रियाज ले लिया और उस पर हम ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एक्स वीवो स्टडी, जिसमें एक ऑर्गन को पे ड्रग की हम डिस्कवरी करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। सो नो ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व इन दीज स्टडीज़। क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी जो डोजेज़ हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब डोजेज़ कोई ऐसा नहीं कि इतनी ही रखनी है, हम डोज बढ़ाते भी हैं, क्योंकि हम ये देखना है कि कितने डोज पे ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड डोजेज होती हैं ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्टेड डोजेस, है ना। सो अब प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं, इसमें हम चेक करते हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, पहला तो हम ये चेक करते हैं। दूसरी चीज़ें हम क्या चेक करते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में? पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन देती है, किस रिसेप्टर पे बाइंड करती है, किस आयन चैनल पे जाके बाइंड करती है, किस सेल मेम्ब्रेन पे काम करती है, कि बैक्टीरियल सेल पे काम करती है, कि फंगल सेल पे काम करती है, कि उनकी प्रोटीन्स पे काम करती है। ये पूरा जो मैकेनिज्म है कि हमें ड्रग का मैकेनिज्म प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में ही पता चलता है, ठीक है। और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, ये सारा हमको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में ही डाटा मिलता है। इसके अलावा बेस्ट डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बेस्ट डोज मतलब कि कितना 100 mg देना है, 500 mg देना है, इसीलिए तो इसमें ह्यूमंस यूज़ नहीं होते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता है कि ये ड्रग के लिए कौन सी बेस्ट डोज रहेगी। सो इसलिए इसमें ह्यूमन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डोजेस का पता हमें प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में ही पता चलता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूट, किस रूट से देना है, आईवी बेटर रहेगा या आईएम बेटर रहेगा। जैसे इंसुलिन क्या है हमारा, हम कभी भी ओरल रूट से नहीं देते, क्यों? क्योंकि उसमें वो डिग्रेड हो जाता है जीआईटी में जाकर के। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग का क्या रहेगा। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन जेंडर, जेंडर पे क्या इफेक्ट रहेगा। जैसे कि कुछ ड्रग्स जो हैं फीमेल के लिए बेस्ट होती हैं, कुछ ड्रग्स जो होती हैं मेल के लिए बेस्ट होती हैं। जो कुछ ड्रग्स जो हैं हम फीमेल को नहीं दे सकते, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको हम ओरल कंट्रासेप्टिव्स नहीं दे सकते, है ना। तो उस कंडीशन में ये ड्रग जो है हमारी किसके लिए सुटेबल रहेगी। एंड इंटरैक्शंस, ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग फूड इंटरैक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस, ये सारे इंटरैक्शंस हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में पढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स पे बेस होगा। उसमें मैं 4 फेजेस पढ़ाऊंगी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड फेज़ 4, राइट। उसके बाद FDA और किस तरीके से ड्रग जो हमारी पोस्ट मार्केट सर्विलांस में जाती है। ओके, सो थैंक यू।